Welcome, learners, to the sixth lecture of the ongoing series on environment and ecology. तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने फर्स्ट लेक्चर में एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, एनवायरनमेंट क्या होता है. धीरे धीरे हम गए टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जहाँ पे हमने पढ़ा वही किंगडम, फाइलम एटसेट्रा, डिफरेंट स्पीशीज के रिलेटेड. फिर हमने पढ़ा इकोलॉजिकल हायरार्की, वही ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, फिर बायोस्फीयर पढ़ा हमने, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट से या नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि है हमारा इकोलॉजी. अब यहाँ पे आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं. एक तो ये टर्म जो थी, इट वॉज गिवन बाय हैंस रिटर इन 1868. इतना क्लियर है? ओके. बट अगर आपको ये पूछा जाए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी, आपने हैंस रिटर नहीं बोलना है, आपने बोलना है अर्नेस्ट हैकल. ठीक है, तो ये दो अलग अलग फैक्ट्स हैं. टर्म हालांकि हैंस रिटर ने दी थी ये, लेकिन फादर कौन माने जाते हैं? अर्नेस्ट हैकल. और अर्नेस्ट हैकल ने ही इस जो डेफिनेशन है इकोलॉजी को, इसको थोड़ा डिटेल में समझाया था. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, गेव द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी इन डिटेल. कौन? अर्नेस्ट हैकल. ओके. अब जो आपकी टर्म है ना इकोलॉजी, ये दो ग्रीक वर्ड्स से डिराइव होती है. एक होता है ओइको, एक होता है लोगोस. ओइको का मतलब होता है होम, लोगोस का मतलब होता है स्टडी. सो क्रूड डेफिनेशन इसकी ये बनती है, इट इज द स्टडी ऑफ होम. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. यही जो मैं आपको बता चुका हूं, इकोलॉजी टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओइको यानी होम, लोगोस मतलब स्टडी. आपको ये एक याद रखना है कि जो ग्रीक वर्ड लोगो है, इसका मतलब स्टडी होता है. ये आपको हर जगह यूज होगा. ओके ओके. सो अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं हम. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ देयर इंटरेक्शंस विद द सराउंडिंग एबायोटिक कंडीशंस. ओके लर्नर्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, इसमें आपको पता है एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे आपके पास, और दूसरा जहां पे वो रह रहे हैं उधर एबायोटिक फैक्टर्स होंगे. तो इनकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस की इंटरैक्शन, और इनकी इंटरैक्शन किसके साथ? एबायोटिक फैक्टर्स के साथ. यही होता है इकोलॉजी. यहां पे देखिए लिखा हुआ है ये, Ecology means the study of relationship between living organisms and of their interaction with the surrounding abiotic conditions. ओके, यही मैं आपको समझा चुका हूं पिछले पेज पे. अब एक और डेफिनेशन आती है इसकी. इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम हम डिटेल में समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में. तो इकोलॉजी को आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. यहां पे इन्होंने जोड़ दिया इसको, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को. अब एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मॉडर्न इकोलॉजी के फादर ईपीओ डम है. आपके फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ईपीओ डम. अर्नेस्ट हैकल आ गए आपके फादर ऑफ इकोलॉजी. मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है? ईपीओ डम. अब जो टाइप्स हैं इकोलॉजी की, वो आते हैं ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी. अब मैं आपको एक लफ्ज बताता हूं, ऑटो. फॉर एग्जाम्पल, आधे लोगों को काफी पेनफुल मेडिकल कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं रेमाटॉइड आर्थराइटिस.
वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है, आप फिलहाल ऑटो पे ध्यान रखिए, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब आ गया कि आपकी बॉडी ही आपकी दुश्मन बन जाती है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको रेमेटोइड आर्थराइटिस होता है, उनकी बॉडी उनकी बोन्स के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देती हैं और उनको वीक करने स्टार्ट लग जाती हैं। तो उसी तरह से ऑटो का मतलब आप रख लो सेल्फ, ठीक है। ऑटो इकोलॉजी, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है एक इकोसिस्टम में मौजूद, उसी के हिसाब से आपको चीजें देखनी है, आपको उसी के मतलब पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी है, स्टडी करना है इंटरेक्शंस को, वो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, अदर एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। और दूसरा आता है सिन्योकोलॉजी। जो ये सिन है ना, सिन का मतलब रख लो आप सिंक, ओके। सिंक, सिंक का मतलब होता है जैसे आप स्क्रीन कास्ट आप लोगों को पता ही होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास में अगर स्मार्ट टीवी पड़ा हुआ है घर पे, तो आप अपना फोन का स्क्रीन उस पे मिरर कर सकते हैं। तो आपका फोन और टीवी आपका सिंक हो गया एक हिसाब से, जो आप फोन में करोगे वो आपको टीवी पे दिखे, कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये होता है सिंक लफ्ज का मतलब। अब आपको डेफिनेशन आराम से समझ आ जाएगी। जो ऑट इकोलॉजी है, फोकस इज ऑन वन स्पीशीज, दैट इज ऑल द इंटरेक्शंस आर स्टडीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन स्पीशीज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी। दूसरा नाम क्या है ऑट इकोलॉजी का, पॉपुलेशन इकोलॉजी। आप ऐसे याद रख सकते हो कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेम स्पीशीज मतलब एक जैसा, यानी एक, ठीक है ना। तो ऑट इकोलॉजी फोकस, इसमें जो फोकस होता है वो एक स्पीशीज पे होता है, दैट इज ऑल द इंटरेक्शंस आर स्टडीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन स्पीशी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। अब जो इसके कंपैरिजन में जो सिंक इकोलॉजी है, ये आती है आपकी सिन इकोलॉजी। फोकस इज ऑन मैनी स्पीशीज, ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी, क्योंकि कम्युनिटी में आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज। सो लेट्स स्टडी अबाउट ऑटोट्रॉफ्स। अब जो वर्ड है ना ऑटो, ऑटो का आप हमेशा याद रखोगे, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ट्रॉफ्स का मतलब हम समझते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, फूड चेन के बारे में ओवरव्यू दे चुका हूं आपको, हमने आगे डिटेल में वो पढ़नी है इसी लेक्चर के बाद इंशाल्लाह। और फिर इकोलॉजिकल, ये फूड चेन पढ़ेंगे और फूड वेब पढ़ेंगे। उसमें अब हम फिर पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। उसमें बात आती है ट्रॉफिक लेवल्स की। तो आप एक हिसाब से समझ लो क्रूड के जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनका मतलब होता है एनर्जी लेवल्स। तो ट्रॉफिक का मतलब आ गया एनर्जी एक हिसाब से, ठीक है। तो ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब एनर्जी, यानी जो सेल्फ से एनर्जी क्रिएट करते हैं, या सेल्फ नरिशमेंट। क्लियर है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ्स वही होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स आ गए। और ये चलो आगे पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स की जो टाइप्स हैं वो दो किस्म आ गई, एक आ गए फोटो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरी आई कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स वो आ गए जो सनलाइट की एनर्जी यूज करके अपना खाना बनाते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो आ गए जो वेरियस केमिकल्स यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। वही यहां पे लिखा हुआ है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड, कीमो ऑटोट्रॉफ्स यूज केमिकल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो उसी को एनर्जी को रिसीव करते हैं, इन्हीं केमिकल्स को, और अपना खाना बनाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, मीथेन आ गया, आयरन सल्फाइड आ गया। अब ये क्वेश्चन उठता है, ये आते कहां से केमिकल्स। इसी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये रहा आपके सामने हाइड्रोथर्मल वेंट। ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ये वाली या ये वाली पीछे दिख रही है, ये है ओशन की सरफेस। और यहां से एक हिसाब से स्मोक निकल रहा है।
ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इस इमेज की। यहाँ पे आपको पता है जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसके नीचे मेंटल होता है और फिर कोर होता है, और मैग्मा जो है आपको वो कोर में पाया जाता है और वो ट्रैवल करता है मेंटल के थ्रू टू द सरफेस और फट जाता है, और इसी में से निकलती हैं काफ़ी वेरियस केमिकल्स जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरिक, ये आयरन सल्फाइड एटसेट्रा। ठीक है, यहीं से फिर क्या होता है, ये वेरियस केमिकल्स निकलते हैं। यही लिखा हुआ यहाँ पे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स नॉर्मली फाउंड एट द बॉटम ऑफ ओशियन। जैसे हम पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम के लेक्चर्स में, जब हमने बात की थी ओशन इकोसिस्टम के बारे में, जहां हमने प्लैंकटॉन्स, नेक्टॉन्स, न्यूस्टॉन्स के बारे में बात की थी, वहीं पे हमने बेंथोस के बारे में बात की थी। बेंथोस आगे बॉटम ड्वेलिंग, उन्हीं की बात हो रही है। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहाँ पाए जाते हैं? एट द बॉटम ऑफ ओशन, जहां पे सनलाइट पहुंच नहीं सकती। तो ऑब्वियसली इनको केमिकल्स की ही नीड है, जरूरत है, और उन्हीं को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। देयर आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो मैं इमेज आपको दिखा चुका हूं, एट द बॉटम ऑफ ओशन वेयर एनर्जी इज सीपिंग आउट, की एनर्जी निकल रही है इन फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स, ठीक है ना, अलॉन्ग विथ सम केमिकल्स। दीज केमिकल्स गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे ही जमा होते हैं, ऑब्वियसली वहीं पे होंगे क्योंकि बॉटम में ही निकलता है, और बनाते हैं चिमनी, जो हम देख चुके हैं जहां से स्मोक निकल रहा है, चिमनी लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको बोला जाता है स्मोकर इकोसिस्टम। आपको ये बोला जाएगा कि स्मोकर इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? एट द बॉटम ऑफ द ओशन, और इनको यूज कौन करते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्लरिश, यानी सरवाइव करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं इन द साइट्स, इन दीज साइट्स एज दे यूज केमिकल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। समझा चुका हूं आपको, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली माइक्रोब्स आर फाउंड एट हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। हॉट स्प्रिंग्स आपको पता है, जैसे जैसे आपको रामबन साइड आपको एक हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं, तत्ता पानी जैसे है, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे ये माइक्रोब्स जो कि वहीं पे फ्लोरिश होते हैं। और गीजर्स आ गए, जैसे इसकी एग्जांपल दी है इन्होंने येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में, ठीक है, यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क्स में गीजर्स भी मिल जाएंगे और हॉट स्प्रिंग्स भी मिल जाएंगे आपको, और वहीं पे कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी सर्वाइव करते हैं। आगे पढ़ते हैं अब मिक्सोट्रॉफ्स। अब मिक्सोट्रॉफ्स क्या आ गए? यानी मिक्स एनर्जी। मिक्स एनर्जी, ये वो स्पीशीज आ गए जो वक्त आने पे दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, और ऐसे तो ये सनलाइट ही यूज करते हैं। इनको बोला जाता है कार्निवोरस प्लांट्स। एक एग्जांपल है मिक्सोट्रॉफ्स की, कार्निवोरस प्लांट्स, दैट इज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड फीड ऑन अदर्स। इसकी एग्जांपल है नेपन्थीसिस खासियाना, ठीक है, जिसको इंडियन पिचर प्लांट बोला जाता है, और ये कहाँ मिलता है? इट इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है ये, स्पेशली कहाँ पे? मेघालय और असम की स्टेट्स में मिलता है ये। अब जो ये इसको इंडियन पिचर प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पिचर प्लांट है ये मिलता है आपको काफी अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कैलिफोर्निया में आ गया, ठीक है, या और इसको वहां पे कैलिफोर्निया में पिचर प्लांट बोला जाता है, या बोर्नियो पिचर प्लांट। इसी तरह से मिक्सोट्रॉफ्स की एक और एग्जांपल है सनड्यूज, जो कि काफी कंट्रीज में पाए जाते हैं, और हमारे कंट्री में वेस्टर्न घाट्स पे ये पाए जाते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं जो आपके एमसीक्यू रिलेटेड हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है ऑट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल नीश ऑफ ए स्पीशी। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने आपको कहा कि एक स्पीशीज के रेफरेंस में पढ़ते हैं हम, और उस जब स्पीशीज के रेफरेंस में स्टडी होगी होम की, तो वो इकोलॉजिकल नीश भी तो आएगा, क्योंकि जो हम पढ़ चुके हैं जो हैबिटेट है वो इकोलॉजिकल नीश के अंडर ही आता है, या नीश के अंडर आता है, वो हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। सिन इकोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ मल्टीपल इकोलॉजिकल नीशेस, इसी के रिस्पेक्ट में आया। जब ऑट इकोलॉजी के बारे में बात होगी तो स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल नीश ऑफ एक सिंगल स्पीशीज होगी, जब सिन इकोलॉजी के बारे में बात होगी तो स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल नीश ऑफ मल्टीपल स्पीशीज होगा, ठीक है।
अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नैरो नीश, किसकी नीश नैरो है। फॉर एग्जाम्पल जो हैबिटेट है और उसका जो रोल है एनवायरनमेंट में आपका, वो फंक्शनल रोल वो लिमिटेड है। कॉकरोच आपको पता है ये ब्रॉड स्पीशी है, ब्रॉड निश स्पीशी है। ह्यूमन भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में हम, रैट भी ब्रॉड निश स्पीशी है, इसमें पांडा एक एक्सेप्शन है, इसकी नैरो नीश है। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है स्पीशीज हैविंग फंडामेंटल नीश इज इक्वल टू रियलाइज नीश, जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था CH थैलेमस और बालानस के रिलेटेड, जब हाई टाइड और लो टाइड में उनको हटाते हैं वगैरह वगैरह, तो वहीं पे हम समझ चुके हैं फंडामेंटल नीश और रियलाइज नीश जिसकी बराबर होगी वो लो इकोलॉजिकल नीश आ गई। ठीक है, अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था गॉस प्रिंसिपल ऑफ, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि जब तक कि इकोलॉजिकल नीश दोनों के ओवरलैप नहीं करती तब तक, वो जब मैंने आपको बताया था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वही ये बोल रहा है कि एज कंपटीशन बिटवीन टू स्पीशीज इंक्रीजेज नीश ओवरलैप्स। ये हम पढ़ चुके हैं, ये बस मैं फॉर द सेक ऑफ इट मैं रीडिंग दे रहा हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, ये कॉमन सेंस की बात भी है। इन द इवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ब्रॉड निश स्पीशीज विल सर्वाइव। जब क्लाइमेट चेंज जो कि ऑनगोइंग हो रहा है वही स्पीशीज सर्वाइव करेंगी जिनकी ब्रॉड निश है, जो ब्रॉड निश में, जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोचेस हैं, ह्यूमंस हैं, रैट्स हैं, ये सर्वाइव करेंगे। जबकि आपका जो नैरो स्पीश वाले हैं जिनकी फंक्शनल निश इज इक्वल टू रियलाइज निश है, जैसे पांडा हो गया और भी काफी वो आगे जो नैरो रेंज में रहते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओमनीवोर्स हैव ब्रॉड नीश देन हर्बीवोर्स। अब ओमनीवोर्स से क्या समझते हैं आप? ओमनी से याद रखना, ओमनीपोटेंट गॉड को बोला जाता है, ओमनीपोटेंट के वो हर जगह मौजूद है। तो ओमनीवोर्स वो आगे जो सब कुछ खाते हैं, इनकी जो नीश है वो ब्रॉड है। देन हर्बीवोर्स वो आगे जो पत्ते वगैरह घास वगैरह खाते हैं। तो ऑब्वियसली इनकी ज्यादा ब्रॉड नीश है क्योंकि ये बहुत कुछ खाते हैं और कहीं पे भी सरवाइव कर जाएंगे। जबकि जो हर्बीवोर्स है वो वहीं उन्हीं जगहों पे सरवाइव करेंगे और वहीं पे अपना फंक्शनल रोल प्ले करेंगे जहां पे आपको हर्ब्स वगैरह मिलेंगी, ग्रासेस वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, अब है आगे एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ब्रॉड नीश? स्पीशीज लिविंग इन सी, स्पीशीज लिविंग इन फ्रेश वाटर, स्पीशीज लिविंग इन डेल्टा। इसका आंसर है स्पीशीज लिविंग इन डेल्टा। अब डेल्टा क्या हुआ? डेल्टा आपको फिलहाल के तौर पे ये याद रखना है, आगे ज्योग्राफी में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे डेल्टा होता क्या है। डेल्टा वो जगह होती है जहां पे रिवर मिल रही होती है सी के साथ और वो काफी अपने सेडिमेंट्स वहां पे बाहर निकालती है या वहां पे जमा हो जाते हैं काफी सारे सेडिमेंट्स, उन्हीं को डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है अगला क्वेश्चन कि कार्निवोरस प्लांट्स आर एंडेमिक टू इंडिया। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हम मिक्सोट्रॉफ्स पढ़ चुके हैं कार्निवोरस प्लांट, जैसे हमने नेपेंथिसिस खासियाना पढ़ा और भी पिचर प्लांट पढ़ा, बोर्नियो पिचर प्लांट पढ़ा, सनड्यूस पढ़े, ये सिर्फ एंडेमिक है, ये सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। कार्निवोरस प्लांट्स आर ऑल्सो फाउंड इन यूएसए, इंडोनेशिया एटसेट्रा। ठीक है, एक स्पेशल टाइप है कार्निवोरस प्लांट्स की, वो क्या है? खासियाना, वो मैं बता चुका हूँ, नेपेंथिसिस खासियाना, वो है इंडिया में मौजूद। और सनड्यूस भी हमें मिल जाते हैं इंडिया में, कहाँ? वेस्टर्न घाट्स में हम पढ़ चुके हैं। अब है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कीमोऑटोट्रॉफ्स है, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के थ्रू जो केमिकल्स निकलते हैं तो उनको कंज्यूम करके अपना खाना बनाते हैं। और इन कीमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को या कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को जो खाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके जाइंट ट्यूबवर्म्स आ गए, ब्लाइंड श्रिम्प आ गई, जाइंट स्नेल्स आ गए या आर्मर्ड स्नेल्स आ गए, और कुछ फिशेस, ये इन सबको खाती हैं। इनको खाती हैं कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को।
अब जो आपके जाइंट ट्यूब वॉर्म्स हैं ये किसको बिलोंग करते हैं? फाइलम एनिलिडा। ब्लाइंड श्रिप किसको बिलोंग करती है? क्रस्टेशियंस, जिसमें क्रैब्स लॉबस्टर्स वगैरह आते हैं। जाइंट स्नेल्स या आर्मर्ड स्नेल्स किसको बिलोंग करते हैं? मोलस्का को। और कुछ फिशेस हैं। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉफ्स दो किस्म के होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं और दूसरे कीमोसिंथेसिस पढ़ के। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये होते हैं लैंड बेस्ड, जैसे कि ट्रीज आ गए, सी बेस्ड आ गए, एल्गी। एल्गी भी आप प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स ही लेके चलो, जो मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं और माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। मैक्रोस्कोपिक आ गए जिनको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वो आ गए जिनको आप नहीं देख सकते। जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ गए डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ज़ूज़ैंथली, और आपका आ गया कोकोलिथोफोर्स। जबकि जो मैक्रो हैं वो आ गए कैल्प्स या अंडर वाटर फॉरेस्ट जिनको आप बोलते हो। कैल्प्स जो होते हैं वो अंडर वाटर फॉरेस्ट होते हैं। जिन्होंने रिवर्स वगैरह देखी हुई हैं उनको दिखते हैं ये नीचे वो प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको कैल्प्स बोलते हैं। और ये काफ़ी, जब सीज वगैरह ओशंस वगैरह की बात आती है, काफ़ी इनकी हाइट बहुत होती है। ठीक है, अब है कीमोसिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं। अब हम इनको एक एक उठाएंगे स्पीशी और इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो डाई एटम्स है ना, ये यूनिसेलुलर माइक्रो एल्गी है जो हम पढ़ चुके हैं। एल्गी में माइक्रो और डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, एल्गी में माइक्रो और डायटम्स। ठीक है, ये यूनिसेलुलर माइक्रो एल्गी है हु परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी सेल वॉल में सिलिका होती है। जब हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं ना, एक तो आगे एनिमल सेल। एनिमल सेल फॉर एग्जांपल ये है, उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगी। लेकिन जब प्लांट सेल की बात आती है ना, उसके इर्द गिर्द एक वॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। ये हम आगे साइंस की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे, जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है, और जो प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल होती है। और इनकी जो सेल वॉल में होती है, डायटम्स की सेल वॉल में, उनमें सिलिका होता है। इनको और क्या बोला जाता है? लिविंग ओपल्स। क्या बोला जाता है? लिविंग ओपल। इनको बोला जाता है लिविंग ओपल्स। लिविंग ओपल्स आप क्रूडली ये समझ लो कि जो जेम्स वगैरह में हम यूज करते हैं, जो कि होते हैं ब्यूटीफुल ग्लास लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये हैं डाई एटम्स हैं मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द ओशन। जो ओशन में आपको ऑक्सीजन मिलती है ना, वो यही प्रोड्यूस करते हैं, उसका मेजर पोर्शन यही प्रोड्यूस करते हैं। और डाई एटम्स को आप एज अ सोर्स ऑफ सिलिका भी बोल सकते हो। बिगेस्ट बायोजेनिक सोर्स ऑफ सिलिका, मतलब वो सोर्स जो लिविंग है और सबसे बड़ा है। ठीक है, वो क्या है? डायटम्स है। अब आगे पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। ये भी आ गए यूनिसेलुलर डायटम्स की तरह। ओके, ये भी माइक्रो एल्गी आ गए इनकी तरह। ओके, इनमें से डायनोफ्लैजिलेट्स में कुछ ल्यूमिनेसेंट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जुगनू रात को चमकता है ना, ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, टू फ्लैजिला होते हैं। मतलब आप ऐसे रख लो, अगर ये डायनोफ्लैजिलेट्स है ना, तो एक ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा और एक ऐसे होगा। तो विप आ गया कोड़े, जो कोड़ा हम मारते हैं ना किसी को, विप। तो वही विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वही जो मैं आपको दिखा चाहता हूँ। ये एक, ये दो, इन्हीं को बोलते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, विच हेल्प देम टू फ्लोट। इन्हीं की मदद से फ्लोट करते हैं। अब डायनोफ्लैजिलेट्स में आता है ज़ूज़ैंथली, जो कि परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। फिलहाल आप याद रखेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स में आया ज़ूज़ैंथली, जो करता है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब आगे पढ़ते हैं हम कोकोलिथोफोर्स। कोकोलिथोफोर्स को बोला जाता है कैल्सीफाइंग फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, हम पीछे पढ़ चुके हैं फाइटोप्लैंक्टन के बारे में। कोकोलिथोफोर्स को बोला जाता है कैल्सीफाइंग फाइटोप्लैंक्टन, और ये मेनली वाइट होते हैं कलर में। अब आते हैं आगे सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है
फर्स्ट परफॉर्म्ड फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ, अगर किसी ने पहली बार अर्थ पे फोटोसिंथेसिस की थी तो वो कौन थे? ब्लू ग्रीन एल्गी या सियानोबैक्टीरिया। और इन्होंने ही कंडीशन जो थी अर्थ पे उसको लाया, एरोबिक बनाया फ्रॉम एनारोबिक। एरोबिक आ गया ऑक्सीजन, एनारोबिक आ गया ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एन एरोबिक आ गया ऑक्सीजन नहीं है। मतलब जो अर्थ पे एनारोबिक कंडीशंस थी यानी ऑक्सीजन नहीं थी मौजूद, इन्होंने पहली बार फोटोसिंथेसिस किया और ऑक्सीजन प्रोड्यूस की और इन्हीं की वजह से प्रोड्यूस हुई ऑक्सीजन अर्थ पे। अब आगे पढ़ते हैं हम इंटरैक्शंस के बारे में। जो इंटरैक्शंस हैं आपकी वो हो सकती है बायोटिक बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच की इंटरैक्शंस, या फिर बायोटिक एबायोटिक यानी लिविंग और जो आसपास के नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके बीच। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कम्युनिटी है कोई, जब टाइगर और डियर के आपस में इंटरेक्शन होगी उसको आप बायोटिक बायोटिक बोलोगे, और जब टाइगर पानी पी रहा होगा उसको आप बायोटिक एबायोटिक बोलोगे। ठीक है। अब जो बायोटिक बायोटिक है इसमें 7 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होती है। एक इसमें भी 4 टाइप्स की होती है। एक तो आ गई न्यूट्रल इंटरेक्शन यानी नेट जीरो, एक आ गई नेट नेगेटिव इंटरेक्शन जिसमें नेट नेगेटिव ही रहेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो न्यूट्रल, नेट न्यूट्रल आ गई जीरो, नेट नेगेटिव आ गई माइनस माइनस तो माइनस ही होता है ना। फॉर एग्जांपल -1 -1 -2 हुआ, -1 प्लस जीरो आ गया फिर भी -1। ठीक है, तो ये आ गया नेट नेगेटिव। इसी तरह से बैलेंस कंपनसेटरी इंटरेक्शंस आ गई या एंटोगोनिज्म जिसको बोलते हैं, कंपनसेटरी इंटरेक्शंस या एंटोगोनिज्म। ठीक है, ये आया फॉर एग्जांपल प्लस और माइनस जीरो हो गया, प्लस और माइनस जीरो हो गया। अब आती है नेट पॉजिटिव इंटरेक्शन जिसमें प्लस 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 ही रहेगा, प्लस जीरो प्लस ही रहेगा। ठीक है। अब बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन में कौन कौन सी आती है? म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म। म्यूचुअलिज्म में आ गया दोनों फायदे में रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। कमेंसालिज्म आ गया एक फायदे में रह रहा है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये ओवरऑल दोनों आ गए नेट पॉजिटिव। अब अगला प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या होता है? एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। ओके। और इसी तरह से आता है पैरासिटिज्म, इसमें एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, तो ओवरऑल ये कंपनसेटरी इंटरेक्शन है, एंटोगनिज्म। ठीक है। अगला आता है कंपटीशन, इनमें दोनों को नुकसान होता है, और एमेंसालिज्म में एक को नुकसान और दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरी लास्ट आ गई आपकी न्यूट्रल इंटरेक्शन, इसमें ऑलमोस्ट दोनों को फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन पे। इसमें हम पढ़ेंगे सस्पेंड कैसे करता है ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस को, या डोरमेंसी पीरियड में कैसे चला जाता है, माइग्रेशन कैसे होती है ऑर्गेनिज्म में, कब होती है, कन्फर्म होना कैसे करता है ऑर्गेनिज्म खुद को कन्फर्म, रेगुलेट कैसे करता है। ठीक है। अब हम आते हैं बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शंस पे, और उसके आगे हम फिर देखेंगे बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शंस पे। अब हम आते हैं म्यूचुअलिज्म पे। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है वैसी इंटरेक्शन स्पीशीज में जहां पे दोनों बेनिफिटेड रहते हैं, जैसे कोरल पॉलिप्स और जूजेंथली हो गया। कोरल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है। जूजेंथली के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं हम कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जब आप ओशियन का इकोसिस्टम देखते हैं ना, तो जूजेंथली आपके रहते हैं अंदर किसके? कोरल टिश्यूज के। ये जूजेंथली आपको परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाता है और प्रोवाइड करता है फूड और ऑक्सीजन टू कोरल पॉलिप्स। ठीक है। जो कोरल पॉलिप है ना, इन रिटर्न कोरल पॉलिप इसको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और शेल्टर टू जूजेंथली। ठीक है, आप समझ गए कि म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल हमने बताई जहां पे दो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं और दोनों फायदे में रहते हैं। जैसे हमने ली कोरल पॉलिप्स और जूजेंथली की। जूजेंथली आपका क्या करता है? ये खाना भी बनाता है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है कोरल पॉलिप्स को, जबकि कोरल पॉलिप्स आपका क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन और शेल्टर देता है। ठीक है। इसी हिसाब से आती है आपकी माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या होता है? आपने प्लांट्स देखे होंगे जो उनकी रूट्स होती है ना, वहां पे एक एसोसिएशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट है, इसकी जो रूट्स हैं अंडरग्राउंड,
वहां पे अंदर एक फंगस की इसके साथ एसोसिएशन हो जाती है, फंगस की। अब ये जो फंगस है ना, ये क्या करता है, इसको जो मिनरल्स है या वाटर है, वाटर एंड मिनरल्स, ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो ये आसानी से एज इट इज नहीं ले पाता उतने अच्छे तरीके से बाय इटसेल्फ। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इट इज अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सिम्बियोटिक आ गया साथ साथ रहना, ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंगी। द फंगस ग्रोज इन एंड अराउंड द रूट सिस्टम एंड अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। अब कौन से मिनरल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस सॉइल से, और इससे क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए बढ़ गई। ठीक है, द प्लांट इन रिटर्न गिव द फंगस फूड, और फंगस को क्या फायदा होता है इससे, उसको खाना मिलता है। और इससे क्या होता है, माइकोरिजा इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से, कि जब ड्रॉट आता है, पानी की किल्लत होती है, तब इन प्लांट्स को कोई उतनी सख्ती नहीं होती, आराम से इनको वाटर्स भी मिल जाते हैं और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, इट इज सीन इन 90% ऑफ लैंड प्लांट्स। मतलब जो 90% आपको ओवरऑल लैंड प्लांट्स मिलते हैं, 90% में यही माइकोरिजा की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलती है। अब है इसकी एक और एग्जांपल, ऑक्सपेकर बर्ड एंड लार्ज मैमल्स। फॉर एग्जांपल, लार्ज मैमल्स आ गए आपके, काऊ है, राइनो है, एक्सेट्रा, इन पे बैठते हैं ऑक्सपेकर बर्ड्स। जो ऑक्सपेकर बर्ड है ना, ये लिफ्ट ले लेता है फ्री की मैमल से, और जो उन पे काउस पे आपने देखा होगा, जिनके घरों में काउस हैं या आसपास में काउस हैं, उनके काफी वो कीड़े जैसे लग जाते हैं उन पे, और उनका खून चूसते हैं, जैसे टिक्स होती हैं, लाइस होती है, फ्लाइज होती है उनकी बॉडी पे। तो ये जो क्या करते हैं ऑक्सपेकर बर्ड, एक तो इनको मुफ्त की राइड मिल गई, दूसरा ये क्या करते हैं, इन्हीं टिक्स, लाइस और फ्लाइज को खाते हैं। ठीक है, तो जो काऊ होती है वो आजाद हो जाती है किससे, इन पैरासाइट से और स्किन इरिटेंट से। अब आता है आगे एक और एग्जांपल है इसी की यानी म्यूचुअलिज्म की एक और एग्जांपल है, वो है क्लीनर फिश एंड लार्ज फिश। अब क्या होता है, जो क्लीनर फिश होती है ना आपकी, ये पैरासाइट्स को रिमूव करती है डेड स्किन को भी लार्ज फिश से, और जो लार्ज फिश है इसकी प्रेजेंस ही इसलिए झेलती है ताकि क्योंकि ये इनको रिलीव करती हैं क्लीनर फिश किससे, पैरासाइट से, डेड स्किन से, लार्जर फिश की। ठीक है, इसकी एग्जांपल आ गई व्रासिस यानी क्लीनर फिश आ गई, ग्रुपर्स आ गई लार्ज फिश। फॉर एग्जांपल आपको मैं अच्छे से समझाता हूं ये। फॉर एग्जांपल जब हम ओशंस को देखते हैं, एक लार्ज फिश होती है और एक क्लीनर फिश होती है। जब लार्ज फिश आगे पीछे जा रही होती है ना, ये इसके साथ ही रहती है, तो इस पे जो होते हैं क्लीनर फिश, जो लार्ज फिश पे फॉर एग्जांपल टिक्स आ गए, कुछ आ गया, डेड स्किन आ गई इसकी, ये इसको रिमूव करती रहती है। और ये इसकी जो बड़ी मछली है, इस छोटी यानी लार्ज फिश जो है वो क्लीनर फिश की प्रेजेंस क्यों झेलती है, ताकि इसको रिलीफ मिले इन्हीं पैरासाइट से। और जो क्लीनर फिश है, छोटी फिश है, इसको ये फायदा रहता है कि कोई भी फिश अगर शिकार करती कुछ करती, उसमें से जो बच जाता है बचा कुचा, वो ये खा लेती है और इसको मुफ्त की राइड भी मिल जाती है। ओके, सो यही लिखा है, क्लीनर फिश एंड लार्ज फिश। क्लीनर फिश रिमूव्स पैरासाइट्स, डेड स्किन फ्रॉम द लार्ज फिश, एंड लार्ज फिश टॉलरेट देयर प्रेजेंस एंड डोंट ईट देम। एग्जांपल है इसकी, व्रासिस आ गई क्लीनर फिश, छोटी मछली, एंड ग्रुपर्स आ गई लार्ज फिश। अब है आगे एकेसिया ट्री एंड एंट्स। अब जो एकेसिया ट्री है ना, ये आप रख लो, ये आते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एंट्स को शेल्टर। क्रूडली समझा देता हूं, थोड़ा बहुत बाद में पढ़ेंगे। जो एंट्स हैं इनको अपनी हॉलो ब्रांचेस देती हैं, अपनी स्टेम में जगह देती हैं, और आंट्स क्या करते हैं इन रिटर्न, इसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वो ऑर्गेनिजम्स जो इसको खाने आते हैं, उनसे इसको बचा लेती है। तो ये भी एक किस्म की आगे म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा हो रहा है। जैसे अब पढ़ते हैं, द अकेसिया ट्री प्रोवाइड्स शेल्टर एंड हॉलो ब्रांचेस एंड थॉर्न्स फॉर हाउसिंग। इन रिटर्न द एंट्स प्रोटेक्ट द अकेसिया ट्री फ्रॉम हर्बीवोर्स, वही जो इनको खाने आते हैं अकेसिया ट्री को, यानी हर्बीवोर्स। अब है आगे एक और एग्जांपल म्यूचुअलिज्म की, प्लांट्स एंड प्लांट पॉलिनेटर्स। अब जो प्लांट पॉलिनेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बीज हैं और भी एनिमल्स हैं,
वो क्या करते हैं, वो नेक्टर ढूंढने आते हैं और उनको अपना जूस मिल जाता है, खा लेते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट चले जाते हैं। इन रिटर्न क्या होता है, प्लांट्स को ये फायदा हो कि उनकी पॉलिनेशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल उनकी रिप्रोडक्शन हो जाती है। जो स्टेमन्स होते हैं मेल प्लांट से, वो फीमेल प्लांट पे आते हैं और कार्बन में एंट्री करते हैं और रिप्रोडक्शन हो जाती है। अगली एग्जांपल है लाइकन्स की। अगली एग्जांपल्स है लाइकन्स की। ये भी एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। आप इसको रिलेट करो माइकोरिजो के साथ। जो ट्रीज पढ़े थे हमने, उनकी जो रूट्स होती हैं वहां पे एक फंगे की एसोसिएशन हो जाती है, उसी के साथ रिलेट करो, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जो जो वहां पे हुआ, वहां पे जो ट्रीज थे, यहाँ पे है आपका वो है यहाँ पे एल्गी, और जो फंगे थी फंगे वही रहेगी, जो वहां पे हुआ था वो यहीं पे होगा। आपको मैं पढ़ देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लाइकन्स है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गई एंड फंगई। एल्गई को आप ट्रीज मान लो, ठीक है, चलते हैं देखते हैं। एल्गई प्रोवाइड्स फूड, ओके, एंड फंगई प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड एनहांस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन टू एल्गी, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, वेयर मास्टर इज फंगई। फंगई मास्टर इसलिए है क्योंकि वो एक हिसाब से प्रोटेक्ट कर रहा है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इसकी इंक्रीज कर रहा है, और जो स्लेव है वो एल्गी है क्योंकि इसको खाना बना के दे रहा है वो, ठीक है। और जो लाइकन्स होते हैं ना, इंडिकेटर स्पीशीज होते हैं, ये वही पाए जाते हैं जहाँ आपके पोल्यूशन के लेवल काफी डाउन होते हैं। जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे आपको लाइकन्स नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल इस वक्त की दिल्ली है, दिल्ली में लाइकन्स एब्सेंट ही होंगे, ठीक है। अगली एग्जांपल है इसकी, वो है टर्माइट एंड प्रोटोजोआ। टर्माइट रख लो आप, दीमक होती है, दीमक होती है। इनकी जो गट में होता है वो होता है प्रोटोजोआ, जो इनको लकड़ी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर कल को प्रोटोजोआ उनकी गट में मर जाता है, कुछ हो जाता है इसको, तो दीमक लकड़ी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ये भी मर जाएगी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन म्यूचुअलिज्म में ये आ गई। अगली इंटरेक्शन है कमेंसालिज्म। सो लर्नर्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन में पहली इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म। अब दूसरी पढ़ते हैं कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म में मैं जैसे आपको बता चुका हूं, एक स्पीशी को फायदा होगा, एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी आपको एग्जांपल याद रखनी है, रेमोरा फिश एंड शार्क। रेमोरा फिश क्या होती है, ये खुद को जोड़ लेती है शार्क के साथ, मतलब अटैच कर लेती है, चिपक जाती है शार्क फिश के साथ, ठीक है। और इसको मुफ्त की एक राइड मिल गई, इसको खुद से तैरना नहीं है आगे पीछे जाने के लिए, और ये स्कैवेंज करती है। स्कैवेंज आगे मरे, आपको पता है स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड रिमेन्स खाते हैं, ठीक है, फूड चेन में बता चुका हूं आपको जब ओवरव्यू लिया था उसका। एंड स्कैवेंजर्स व्हेन द शार्क मेक्स अ किल, जो बचा कुचा और डेड मैटर होता है, जब बड़ी फिश किसी को खाती है, किसी ऑर्गेनिज्म को, उसका जो बचा कुचा होता है उसको खा लेती है। इसकी दूसरी एग्जांपल है कमेंसालिज्म की। कमेंसालिज्म की दूसरी एग्जांपल है सकर फिश एंड शार्क। वही सेम फिनोमिना इधर भी रहता है जो हम पढ़ चुके हैं रेमोरा फिश और शार्क में। लगभग ऐसा ही फिनोमिना सकर फिश और शार्क में भी आपको देखने को मिलता है। अब है आगे कॉमन माइना एंड कैटल। जो ग्रेजिंग कैटल होती है ना, फॉर एग्जांपल काऊ है, और भी बड़े बड़े जो ये कैटल्स होते हैं, जब ये चल रहे होते हैं ये डिस्टर्ब करती है ग्राउंड को, और उससे क्या होता है, जो उस पे इंसेक्ट बैठे होते हैं उस ग्रास पे, ग्राउंड पे, ये ऊपर आने लगते हैं, तो ये इनको खाने लग जाते हैं, ठीक है। कॉमन में मियाना यही करती है, ऐसे खा लेती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है मियाना बर्ड और कैटल एग्रेट, ठीक है। अब है आगे लियानाज, इसी की एग्जांपल कमेंसालिज्म की अगली, लियानाज एंड ट्रीज। लियानाज क्या होते हैं, ये रूटेड होते हैं ग्राउंड में, मतलब ये वो होते हैं प्लांट्स रख लो आप के जो अपनी इरेक्टनेस खुद से अच्छी तरह डेवलप नहीं हो सकते, इनको सहारे की जरूरत होती है। जैसे लौकी होती है, ग्रेप्स आ गए, ठीक है, इनको दूसरे का सपोर्ट लेना पड़ता है ताकि ये इरेक्ट हो सके, ठीक है। अब लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये न्यूट्रिएंट सपोर्ट कोई नहीं लेते इनसे, ये सिर्फ खड़े होते हैं इनके सहारे पे, ठीक है। लियानास जो होते हैं ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब इनमें जाइलम और फ्लोइंग होते हैं, जिनको कंडक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है।
अब जो टर्म है एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट वो है फॉरेसी। फॉरेसी का मतलब होता है टू कैरी, ठीक है, कैरी करना। ये एक इंटरैक्शन है जिसमें एक फोरेटिक एनिमल राइड्स इटसेल्फ ऑनटू ए होस्ट एनिमल। जो राइड ले रहा होता है उसको फोरेटिक एनिमल बोलते हैं, जिस पे राइड ले रहा होता है वो होस्ट एनिमल आ गया। फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पर्सल, ताकि ये खुद को, फॉर एग्जाम्पल जब हम जंगल से कहीं चलते हैं झाड़ियों में, तो हम, आपने देखा होगा जो आपकी पैंट या ट्राउजर है उस पर काफी सारे वो कांटे जैसे वो चिपक जाते हैं, वो आप वो समझ सकते हो। वो जो कांटे आ गए वो फोरेटिक एनिमल आ गया और आप होस्ट एनिमल आ गए, ठीक है। और वो जो होते हैं वो असल में सीड्स होते हैं, ताकि वो डिस्पर्स हो सके, अलग अलग जगह जा सकें और उग सकें, जब सॉइल में जा सकें तो उग सके। एक नेचर का तरीका होता है प्लांटेशन को कंटिन्यू करने का, क्योंकि ह्यूमंस अड़े हुए हैं सब प्लांटेशन रिमूव करने पे, डिफॉरेस्टेशन पे। तो ये एक नेचर का तरीका है एफॉरेस्टेशन का। अच्छा, एक और एग्जांपल है, फॉरेसी की एग्जांपल है सॉइल नेमाटोड, जो है वो हिच करती है, मतलब राइड लेती है किस पे, स्लग्स पे। सॉइल नेमाटोड क्या आ गया, फोरेटिक एनिमल, स्लग्स क्या आ गए, होस्ट एनिमल। अब है आगे प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म, ठीक है। अब प्रीडेशन क्या होती है, ये नॉन सिम्बियोटिक होती है। फॉर एग्जांपल प्रीडेशन में जो प्रे है और प्रीडेटर है वो साथ नहीं रहते हैं। पैरासिटिज्म में जो होस्ट है और जो आपका पैरासाइट है ये साथ रहता है। प्रीडेटर इंटेंड्स टू किल द प्रे और ईट्स द प्रे फुल और इन पार्ट्स। जो प्रीडेटर है, फॉर एग्जांपल आप टाइगर ले लो, ठीक है, प्रे आप ले लो लॉइन। जो टाइगर होता है यानी प्रीडेटर, वो कोशिश करता है कि वो प्रे यानी लॉइन को ये डियर को मार दे। टाइगर डियर को मार दे, डियर आ गया प्रे, टाइगर आ गया प्रीडेटर। और इसको कोशिश करता है कि मैं इसको पूरा ही खा जाऊं या जितना हाथ लगे उतना खा जाऊं इन पार्ट, ठीक है। जबकि पैरासाइट में क्या होता है, ये मारना नहीं चाहती है होस्ट को, क्योंकि जब अगर होस्ट ही मर गया तो ये डिराइव कहाँ से करेगी अपने न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल आप पैरासाइट में ले सकते हो जो जुएं होती थी, टिक्स या लाइस होती थी ह्यूमन हेड पे, उसको आप मान सकते हो। जो जू या जू थी वो थी पैरासाइट, और जो ह्यूमन हेड आ गया वो आ गया आपका होस्ट, ठीक है। पैरासाइट डज नॉट इंटेंड टू किल द होस्ट इफ होस्ट डाइज इट इज। अगर तो होस्ट मर जाता है उस प्रोसेस में, जब पैरासाइट, फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन ही मर गया जब उसके सर पे टिक थी किसी वजह से, मैं एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मरता कोई नहीं था जुओं से, उल्टा हेल्थ बेनिफिट्स थे। अब मान लो कोई कल को एक और ऑर्गेनिज्म आता है, वो सर पे सर के अंदर मतलब घुस जाता है और पैरासाइट बन जाता है, और उससे ह्यूमन मर जाता है या कोई और ऑर्गेनिज्म मर जाता है, होस्ट मर जाता है, उसको बोलते हैं फिर जो उसके लिए टर्म यूज होती है पैरासिटोइज्म, पैरासिटिडियोज्म, ठीक है, पैरासिटियोडिज्म। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रेडेशन की बात करते हैं। हेयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मोर। अब ये थोड़ी है कि शेर डियर को एक बाइट लेके छोड़ देगा तो पूरा खाने की कोशिश करेगा, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा, और उसको काफी पीछा करना पड़ता है। अगर आपने ये चैनल्स देखे हो, जैसे नेशनल ज्योग्राफी चैनल आता था एटसेट्रा, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि शेर को काफी मेहनत करनी पड़ती थी जब वो अपना प्रे के पीछे दौड़ता था। जबकि पैरासाइट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज जनरली लेस, ठीक है। प्रेडेटर्स आर लेस इन नंबर देन प्रे। फॉर एग्जाम्पल जब एक शेर हमला करता था झुंड पे बकरियों की या फिर डियर्स की, तो बकरियां या डियर्स काफी ज्यादा होते थे और शेर कम होता था। लेकिन पैरासाइट में उल्टा है, पैरासाइट नंबर इज मोर देन दैट ऑफ होस्ट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हेड पे कितनी, हमें वो एक जू थोड़ी होती थी, बहुत जूएं होती थी जब पहले होती थी, ठीक है। अब एग्जाम्पल है इसकी जो मैं समझा चुका हूँ, टाइगर प्रीडेटर और डियर पे। इसी तरह गोट प्रे आ गई, गोट प्रीडेटर आ गई और ग्रास प्रे आ गई, क्योंकि बकरी घास को खाती है तो बकरी आ गई प्रीडेटर और ग्रास आ गई प्रे। इसी तरह से ह्यूमन हेड होस्ट पैरासिटिज्म में, ह्यूमन हेड होस्ट आ गया, लाइस आ गई आपकी पैरासाइट। तो ठीक है लर्नर्स, आज हमने इंटरेक्शंस स्टार्ट की थी, बायोटिक इंटरेक्शंस। उसमें हम
म्यूचुअलिज्म कवर कर चुके हैं, कमेंसालिज्म कवर कर चुके हैं, प्रीडिशन और पैरासिटिज्म भी कवर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम कंपटीशन से स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ भी, किस्मत की बात है हम पढ़ भी कंपटीशन के लिए ही रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं लेक्चर 7 में और स्टार्ट करेंगे हम कंपटीशन से। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जेके पीएसआई का जो रिट डाली थी स्टूडेंट्स ने, वो भी अब हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। तो आपका जेके पीएसआई का भी एग्जाम ऑन टाइम होने वाला है। तो ये गोल्डन चांस रहने वाला है सभी लर्नर्स के लिए। तो 2026 जैसा साल आपको, मुझे नहीं लगता, काफी टाइम तक देखने को मिलेगा अब। सो इट्स अ गोल्डन ईयर फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। ओके, गॉड ब्लेस यू।